मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 इसका नाम दिए हैं हम। इसके पहले हमने सेट 1 के बारे में बताया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में या ऊपर आई बटन पर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है रैगनर फ्रीस। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो हम लोग सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, तो कल्याण संबंधी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, तो मार्शल हो जाएगा। और अगर अर्थशास्त्र के चयन संबंधी परिभाषा जन्मदाता प्रोफेसर रॉबिन्स हो जाएगा। फिर है गोसेन का प्रथम नियम में कौन सा है? तो गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उसके बाद है निम्न में कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन पढ़ना, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, सही बात है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती, सही बात है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो ये तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला होता है सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा टी यू बट्टा डेल्टा क्यू। इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर एम यू बराबर टी यू एन माइनस 1, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो है, ये फॉर्मूला है, तो ये सही है ए। फिर उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन है। क्यू बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। यहाँ पर क्यू उत्पादन हो गया, एफ संबंध मतलब फलन को बताता, ए बी सी साधन है। तो उत्पादन फलन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। उत्पत्ति के साधन आपका है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सब उत्पत्ति के साधन है। अगला है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण है साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। मतलब कि जो हम उत्पादन हो रहा है कुछ सीमा तक वृद्धिमान प्रतिफल मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है वो घटने लगता है, उत्पादन मेरा कम होने लगता है। तो उसके पीछे कारण है साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन हो जाएगा आपका परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। इसी को हम लोग विविध अनुपात का नियम भी बोलते हैं, चल अनुपात का नियम भी बोलते हैं, और साधन का प्रतिफल भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है। और यही अगर रहता, अगला क्वेश्चन वही है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? देखिए ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम हो गया, दीर्घकालीन उत्पादन फलन हो गया तो इसका मतलब पैमाने के प्रतिफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना, जिसका अर्थ क्या था? तो मैक्रो मतलब हो गया व्यापक, और माइक्रो रहता तो उसका अर्थ हो जाता सूक्ष्म। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो, जिसको हम लोग समष्टि को व्यापक भी बोल सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समान कीमत तथा अध्ययन किया जाता है, सही बात है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। और समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सभी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विशेष सम्मिलित है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब आय और रोजगार है, समान कीमत और मुद्रास्फीति सिद्धांत है, व्यापार चक्र का सिद्धांत है, सभी है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास और व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना दोनों है, इसलिए अ और ब दोनों हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? तो यहाँ पर उपभोक्ता सिद्धांत ये व्यष्टि का है, उत्पादक भी व्यष्टि है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। वस्तुओं की पूर्ति का नियम तो ये व्यष्टि का है, स्कूटर की मांग किलो व्यष्टि है, बाजार में गेहूं की कीमत व्यष्टि है। तो यहाँ अ ही हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर मतलब
सामूहिक है, व्यापक है, तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। फिर है समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सो समान कीमत का स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। अगर कीमत स्तर का अध्ययन रहता तो व्यष्टिगत हो जाता, लेकिन यहाँ समान कीमत स्तर है तो इसका मतलब समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर है रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है, तो समष्टि अर्थशास्त्र से है। चक्रीय प्रवाह में शामिल होते हैं, तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए स आंसर हो जाएगा। मौद्रिक प्रवाह वाला मुद्रा का एक मतलब परिवार क्षेत्र से फर्म की क्षेत्र की ओर जाना, और वास्तविक प्रवाह हुआ वस्तुओं का प्रवाह है, सो फर्म से परिवार की ओर होना, तो इसलिए दोनों होता है। मतलब इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपका फर्म है, ये आपका परिवार है। परिवार के पास है क्या, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस है, तो ये इसको देता है फर्म को। फर्म इसका प्रयोग करके उत्पादन करता है और सामान बना के किसको बेचता है, परिवार को, तो यहाँ पर सामान जाता है। तो ये हुआ आपका वास्तविक प्रवाह, और ये क्या करता है, सामान के बदले इसको मतलब सामान जो इससे लिया है, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध जो लिया है साधन, उसके बदले इसको भुगतान भी करता है, तो एक मौद्रिक प्रवाह भी होता है। और ये क्या करता है, उस जो सामान फर्म बनाता है उससे वो जब उसको भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध का जो उसको पैसा प्राप्त होता है, उससे उसका फर्म का सामान भी खरीदता है, तो एक तरह से मौद्रिक प्रवाह भी हुआ, और साधन जा रहा है और वस्तु जा रहा है परिवार की ओर, तो ये वास्तविक प्रवाह हुआ। तो ये दोनों प्रवाह देखने को मिलता है चक्रीय प्रवाह में। अब वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा वक्र उद्गम की ओर उन्नतोदर होता है, तो वो होता है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र इस तरह आपका होता है, तो ये अक्ष की ओर क्या होता है, ये अक्ष है, अक्ष की ओर आपका उठा हुआ होता है, इसलिए उद्गम होता है। किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है, तो शून्य स्तर पर क्या होती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता घटने लगती है। गुणक के रिसाव अधिक होने पर गुणक का प्रभाव कैसा होगा, तो गुणक का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर है मांग अधिक किसे जन्म देता है, तो मांग अधिक मुद्रास्फीति को जन्म देता है। अगला है अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। अगला है पूर्ण रोजगार क्या है, तो स्पेंसर के अनुसार पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघात्मक या संरचनात्मक बेरोजगार है। अगला है स्वचालित निवेश की परिभाषा दीजिए। वह निवेश जो आय में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, स्वचालित निवेश या स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश कहलाता है। यह आय के प्रति बेरोजगार होती है, इसे सार्वजनिक विनियोग भी कहा जाता है। मतलब जिस विनियोग का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ये जो सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग स्वचालित निवेश कहते हैं। मांग की लोच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मांग की लोच का अर्थ है कि मांग की लोच मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध की मात्रा को बताती है। मांग की लोच वह दर है जो मूल्य में परिवर्तन के साथ वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को बताती है। अगला है हरित जीएनपी किसे कहा जाता है, तो जीएनपी के ऐसे अनुमान जिसमें पर्यावरण, यहाँ हो जाएगा प्र लिखा गया है, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण का वर्णन हो, वो हरित जीएनपी है। तरलता फांद क्या है, तो न्यूनतम ब्याज की दर मतलब आरओ पर लोगों में बॉन्ड खरीदने या निवेश करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, लोग मुद्रा अपने पास ही रखेंगे, इसे ही तरलता फांद कहते हैं। मतलब ये केन्स के द्वारा दिया गया तरलता फांद है, जिसको केन्स का ब्याज सिद्धांत भी बोला जाता है। अगला है मांग के नियम तथा मांग की लोच में अंतर लिखिए। देखिए मांग का नियम क्या है और मांग की लोच क्या है, तो मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। मतलब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो उसका मांग घट जाएगा, मूल्य घट गया तो मांग बढ़ गया, इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। मांग की लोच क्या है, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी मांग में जिस दर में परिवर्तन आता है उसे मांग की लोच, यहाँ लोच हो जाएगा, लोच कहते हैं। मतलब मूल्य बढ़ने से मांग कितना घट जाएगा उस दर को, उस एक्चुअल मान को मांग की लोच कहते हैं। मांग का नियम मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, जबकि
मांग की लोच हो जाएगा। यहाँ लोच मांग में परिवर्तन की मात्रा को बताती है। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर का आधार है आशय। सीमांत उपयोगिता क्या है? तो उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जबकि कुल उपयोगिता क्या है? तो उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों की उपयोगिताएं का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। मतलब सीमांत मतलब हो गया अतिरिक्त इकाई और कुल हो गया संपूर्ण उपभोग उपयोगिता। फिर है उपयोगिता का कम या अधिक होना। तो वस्तु का उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। मतलब हम वस्तु का जैसे जैसे लगातार उपभोग करते जाएंगे लगातार, तो उससे मिलने वाले उपयोगिता मेरा क्या होगा? घटने लगेगी। मतलब सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। जबकि वस्तु का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। फिर मूल्य निर्धारण में योगदान। तो सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जबकि कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता है। फिर है पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर स्थिति। तो पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। अब यहाँ एक मैथ है कि एक वस्तु की मांग पर विचार करें। मांग पर विचार करना, 4 रुपये की कीमत पर एक वस्तु की 25 इकाइयों की मांग है। दाम कितना है? 4 रुपया। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपया हो जाती है तथा परिणाम सब वस्तु की मांग घटकर 20 इकाई हो जाती है, तो कीमत लोच की गणना कीजिए। देखिए शुरू में कीमत आपका कितना है? 4 रुपया। तो पी हो गया आपका 4 रुपया में 25 इकाई का मांग किया जाता है, तो क्यू हो गया आपका 25। उसके बाद कीमत बढ़कर कितना हो जाता है? 5, तो इसको हम लोग P1 मानेंगे 5। उसके बाद कितना? मांग घटकर 20 इकाई, तो इसका हम लोग नाम देंगे Q1 20। अब हम लोग यहाँ डेल्टा P निकालेंगे। डेल्टा P निकालने फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। P1 कितना है मेरा? यहाँ देख सकते हैं 5। 5 माइनस 4 बराबर आपका हो जाएगा 1। उसी तरह डेल्टा Q निकालेंगे तो डेल्टा Q का फॉर्मूला होगा Q1 माइनस Q, मतलब 20 माइनस 25 बराबर -5। तो डेल्टा P आपका निकला 1 और डेल्टा Q निकला -5। अब इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे। यहाँ फॉर्मूला है वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, या इसको हम लोग तोड़ सकते हैं Q1 माइनस Q0 बट्टा Q0 बट्टा P1 माइनस, या फिर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं मांग की लोच बराबर डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P बट्टा P। इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ डेल्टा Q आपका है मात्रा में परिवर्तन, Q हो गया आरंभिक मात्रा, डेल्टा P हो गया मूल्य में परिवर्तन और P हो गया आरंभिक मूल्य। इस फॉर्मूला में बैठाने पर हमको इस तरह प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं Q0 कितना है? 25। 25 क्यों? अभी हम बताए थे सॉरी यहाँ पर हम लिख ही देते हैं। P कितना था? शुरू में मेरा मूल्य था 20 रुपया में हम लोग कितना मात्रा खरीदते थे? 25। उसके बाद जब दाम घटकर हो गया कितना? 20, तब हम Q1 कितना खरीदते थे? P1 हो गया 4 रुपया में 25। अभी जस्ट निकाले थे P, यहाँ पर आपका P जो है वो 4 होगा और फिर हो जाएगा 5 रुपया, तो ये P1 हो जाएगा 5 और डेल्टा P हो जाएगा आपका 1। उसी तरह Q हो जाएगा आपका 25 और Q1 हो जाएगा 20, तो डेल्टा Q हो जाएगा आपका -5। बस इसी आधार पर हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे। P कितना है? 4, तो यहाँ बैठा ही देते हैं। मांग की लोच बराबर माइनस डेल्टा Q। डेल्टा Q कितना निकला मेरा? -5 बट्टा Q कितना है? तो हम पहले था 4 रुपया, 4 रुपया हम कितना खरीदते थे? 25, तो 25 हो जाएगा बट्टा फिर है आपका डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P। डेल्टा P मेरा 1 निकला था और बट्टा P कितना है? तो 4 रुपया है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा -5 बट्टा 25, यहाँ गुना और यहाँ हो जाएगा 4 बट्टा 1। अब इसको काट देंगे, 5 बचे 25। अब यहाँ हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ कट गया, प्लस हो जाएगा, तो 4 बट्टा 5। अब 5 से भागा दे देंगे 4 को, तो कितना बार में जाएगा? 8 बचे 40, 0.8 आ जाएगा। देखते हैं आंसर कितना है। हाँ 0.8 आ जाएगा।
तो ये आपका मांग की लोच ज्ञात हो जाएगा। अब है लॉन्ग क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर या अवतल क्यों होती है, समझाइए। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। जो उत्पादन संभावना वक्र है ये क्या है, ये अक्ष की ओर क्या है, नतोदर होती है। इसके पीछे मुख्य कारण है सीमांत अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र में दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। मतलब जो उत्पादन संभावना वक्र है वो अगर अपनी दाईं ओर शिफ्ट कर जाए, इधर दायां ओर, तो इसका कारण है संसाधनों में वृद्धि या फिर तकनीकी प्रगति, जिसके कारण मेरा क्या होगा, उत्पादन वक्र ही चेंज हो जाएगा। मतलब उत्पादन संभावना वक्र चेंज हो जाएगा। और वहीं उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। सीमांत अवसर लागत में से अभिप्राय y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो x वस्तु की एक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है जब संसाधनों को y से x की ओर विवर्तित किया जाता है। तो सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला होगा डेल्टा y की हानि बट्टा डेल्टा x की वृद्धि। मतलब ये लाइन को हम लोग समझते हैं कि सीमांत अवसर लागत क्या है। तो सीमांत अवसर लागत को हम लोग इस चित्र से समझते हैं। जैसे ये जो रेखा है पी क्यू, ये है मेरा सम उत्पाद वक्र। अब इधर y वस्तु लिए हैं, इधर x वस्तु लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ई बिंदु पर क्या देखते हैं कि y वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है, OA, और x वस्तु का OC। अब यदि हमको x का उत्पादन बढ़ाना है तो y वस्तु से साधन हमको हटाकर x वस्तु में लगाना होगा। तो हम लोग इससे हटा दिए साधन, तो इसका उत्पादन घट जाएगा। OA से घटकर हो गया कितना, OB, और x का उत्पादन जो है OC से बढ़कर हो जाएगा OD। तो यहाँ पर y वस्तु में कमी कर रहे हैं तो माइनस डेल्टा y हो गया, तो और इधर x में वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस डेल्टा x हो गया। तो y से हटाकर जो साधन x में लगा रहे हैं इसी को कहते हैं सीमांत अवसर लागत। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में भी है डेल्टा y की हानि, तो माइनस लगा है मतलब हानि हो रहा, और बट्टा डेल्टा x की वृद्धि, डेल्टा x की वृद्धि हो रही है। चित्र में x वस्तु की OC मात्रा को बढ़ाकर OD करने के लिए y वस्तु में OA से OB कमी करनी होगी। जैसा कि अभी बताया OA से कमी करके कितना OB करना होगा, तभी हम x वस्तु OC से बढ़ाकर OD कर सकते हैं। अर्थात साधनों को y से हटाकर x वस्तु के उत्पादन में लगाना होगा, तभी x वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि तथा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है, निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना 2000 है, सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय 1000 है, कर्मचारियों का प्राथमिक 1200 है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें क्या है, आय विधि और व्यय विधि दोनों से राष्ट्रीय आय की गणना करना है। तो आय विधि का फॉर्मूला है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है कर्मचारियों को प्राथमिक प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस स्वनियोजितों की मिश्रित आय प्लस लाभ। तो यहाँ से हम लोग देख देख के बैठाएंगे कर्मचारियों को प्राथमिक कितना है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कर्मचारियों का प्राथमिक कितना है 1200 रुपया। तो यहाँ पर कर्मचारियों के प्राथमिक की जगह 1200 रखेंगे, फिर प्लस का प्लस देंगे, फिर आपका है विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो विदेशों से शुद्ध कारक आय कितना है -10 है। अब चूंकि यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में -10 लिखेंगे। उसी तरह फिर है ब्याज, तो ब्याज को भी देख लेना है कितना है, ब्याज है आपका 310, लगान कितना है 200, तो 310 प्लस 200। इसी तरह यहाँ पर जो है वहाँ से टेबल से खोज के बैठाएंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना प्लस वाला साइन है उसको पहले जोड़ देंगे और उसमें -10 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 3400 करोड़। ये राष्ट्रीय आय निकल जाएगा आय विधि द्वारा। अब व्यय विधि द्वारा अगर राष्ट्रीय आय निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा निजी अंतिम उपभोग प्लस सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय प्लस शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब वहाँ से टेबल से खोज के हम लोग यहाँ मान को बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसका हम लोग थर्ड पार्ट बहुत जल्दी लाते हैं, और जितना भी अभी बताएं इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। वीडियो को
अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आज्ञा दीजिए।